नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हर्षदौर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ, और हमारे साथ शो में सचिदानंद उत्तेकर और आशीष बहेती पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही अमित सेठ जुड़ेंगे और मेरे एसेट शेर खान के जतिन गेड़िया भी अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। हीलियोस इंडिया के CEO दिनशो ईरानी से होगी मार्केट पर एक चर्चा, और प्रकाश के प्रकाश दीवान से भी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा आज हम करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले एक नज़र ज़रा मार्केट पर। निफ्टी डेलो के काफ़ी करीब। आज मार्केट के ऊपर काफ़ी प्रेशर है, कुछ 2-3 पॉकेट्स की वजह से। उसमें सबसे ऊपर है FMCG। गोदरेज कंज्यूमर के ख़राब अपडेट्स के बाद वो स्टॉक इस समय आपको 10% नीचे दिखाई देगा। उसने इम्पैक्ट किया, लेकिन पूरी की पूरी पॉकेट को हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैरिको, इन सब स्टॉक पर आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। उसके अलावा हायर लेवल से थोड़ा हल्का हुआ IT में थोड़ा सा इस समय आप हायर लेवल पे प्रेशर देख रहे हैं। लेकिन आज की पॉकेट टू वॉच क्लियरली है मिड कैप इंडेक्स करीब 200 पॉइंट ऊपर, और आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग अपसाइड पर है एंजल वन, अब इस समय 5.5% ऊपर। उसके अलावा F&O का टॉप गेनर, उसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स, वोल्टास, NHPC, CESC, ये कुछ और स्टॉक्स हैं, KPIT, परसिस्टेंट सिस्टम्स, जहां पर आप अच्छे मूव्स इस समय देख रहे हैं। लेकिन आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे है गोदरेज कंज्यूमर, 10% नीचे। और ना सिर्फ ये, बल्कि इसने अपने साथ ड्रैग किया है हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैरिको, टाटा कंज्यूमर, डाबर, कोलगेट, सभी को इस समय। आप जी हाँ, तो ये फिलहाल वो FMCG कंपनियों की मार जो है भारतीय बाजारों पर भारी पड़ती हुई। लेकिन इस समय ट्रेड क्या लेना है उस पर फोकस करेंगे। अमित और जतिन से पहले ट्रेड लेते हैं, फिर सचिन और बहेती साहब के पास जाएंगे। अमित बताइए, थोड़ा सा डामाडोल है मंडे मॉर्निंग का ट्रेड, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा, पहला ट्रेड रहेगा वोल्टास का। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक सपोर्ट लेवल से फॉलिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ ब्रेकआउट है, कॉन्फ्रेंस और मूविंग एवरेजेस को ये क्रॉस कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और ऑलमोस्ट एक सपोर्ट से निकल रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छा मूव पॉसिबल है। 1756 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रखेंगे 1725 रुपए का और टारगेट्स रहेंगे 1810 रुपए के। दूसरा स्टॉक जो मैंने चूज किया है दैट इज कल्याण जी ज्वेलर्स। यहाँ पे भी एक हम स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मूव देख रहे हैं। लगभग 761 का इसका प्राइस है। इसे हल्का सा डिप मिले 750 या 760 के लेवल में तो आस्ते से इसको एक्यूमुलेट करें और इसे बाय करें। स्टॉप लॉस टाइट रहेगा 750 का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 780 रुपए के। अमित जी, आप पुराने गानों के फैन लग रहे हैं। कल्याण जी निकल गया आपके मुंह से। वो म्यूजिक डियो था ना, कल्याण जी आनंद जी वाला। तो कल्याण ज्वेलर्स आज के खैर टॉप गेनर्स में शामिल है। जतिन, गुड मॉर्निंग। जतिन, आपकी दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा जो भी ट्रेड होगा वो लॉन्ग साइड की तरफ होगा। स्टॉक स्पेसिफिक हमें लगता है पॉजिटिव मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू रहेगा। इसके लिए दो लॉन्ग साइड की तरफ के ट्रेड्स लेके आए। जो पहला ट्रेड होगा वो APL अपोलो ट्यूब्स में होगा। एक रनअप के बाद दो से तीन दिनों का कंसोलिडेशन था। मेरे को लगता है कि कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेग ऑफ द अपमूव स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए 1650 के टारगेट के लिए लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 1540 का। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो पॉलीकैब का होगा। तो पॉलीकैब में एक शार्प रनअप के बाद पिछले 3 दिनों से कंसोलिडेशन हो रहा था। सिमिलर स्ट्रक्चर है, सपोर्ट पे आया है और सपोर्ट से एक अच्छी खासी बाइंग हमें फिर से देखने मिल रही है। तो पॉलीकैब में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 7300 का और ऊपर में टारगेट रहेंगे 7700 के। ओके, तो अब APL अपोलो 1650 और पॉली कैब में भी एक मौका, ये दो ट्रेड्स जो इस समय पिक किए हैं जतिन ने। बहेती जी बताइए, इस समय फिर क्या ताज़ा नया दिख रहा है मार्केट में, क्या ट्रेड पिक करेंगे? जी हर्षदा मैम, KPIT में खरीदारी की सलाह रहेगी। मिड कैप IT में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है और KPIT अभी भी अपने 200 डेमा से काफ़ी नीचे चल रहा है। तो मुझे लग रहा है जिससे आपका मोमेंटम बना हुआ है शायद 200 डेमास में आता हुआ देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे 1470 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। 1570 का पहला टारगेट और 1600 के दूसरे टारगेट के लिए। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो CDSL। थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट है चार्ट, लेकिन सेक्टर टेलमेंट बहुत स्ट्रांग बना हुआ है स्पेस में और हमें लग रहा है कि यहाँ से भी एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। या कोई डिप आए तो उसमें भी पोजीशन बनाने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1860 के करीब का एक SL मेंटेन करे। 1940 या 1970 तक के टारगेट्स इसमें भी देखने मिल सकते हैं। ओके CDSL यहाँ पर सुबह से खैर हमारे पैनल ने बाय कॉल्स दिए हैं आपको, और अब एक और रिट्रेशन मिलता हुआ उस पर। सचिन, आपकी दो ट्रेड्स क्या होंगे इस समय की?
अनुज जी, यहाँ पर टायर स्टॉक्स पे अच्छा मोमेंटम है। वहां पर मुझे लग रहा है अपोलो टायर्स का स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर वापस एक फ्रेश बुलिश फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था पिछले हफ्ते में, उसी का ये फॉलो थ्रू मोमेंटम है। एंड जिस तरीके से रीपोजिशनिंग हुई है आज के इंट्राडे लेवल्स के साथ, मुझे लग रहा है 538 के फ्रेश स्टॉप लॉस के साथ अभी भी ये मोमेंटम चेस किया जा सकता है 560 से लेके 585 के टारगेट के लिए। जो सेकंड स्टॉक ऑन रेडार है, मुझे लग रहा है यहाँ पर कैपिटल गुड्स स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम है, रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी बेटर है। एंड वहाँ पर सीमेंस ने काफी अच्छा रेजिलियंस दिखाया है। पिछले 4 दिनों से लगातार यहाँ पर डोजी फॉर्मेशन है, बट इसने अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे की एक क्लोजिंग एस्टेब्लिश नहीं की है। वहां से ही इसे एक रिन्यूड स्ट्रेंथ मिलती है। तो यहाँ पर 7800 के आसपास का सपोर्ट काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है, इसीलिए मुझे लग रहा है 7780 के स्टॉप लॉस के साथ सीमेंस में फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं 8060 के टारगेट के लिए। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस पर चर्चा करने के लिए हेलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी जुड़े हैं। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। आज तो आप काफ़ी खुश होंगे, आपकी पांचों उंगलियां घी में और मुंह कढ़ाई में। सारे स्टॉक्स आपके अच्छा कर रहे हैं। मैं शुरुआत करूंगा दो स्टॉक्स की जिन पर हमने काफ़ी बात की है, दो स्पेसेस की। HDFC बैंक जो आपकी सबसे बड़ी होल्डिंग है, और पेटीएम जिस पर आप लगातार बुलिश रहे हैं और काफ़ी आपने और समीर जी दोनों ने काफ़ी बार इसकी वकालत भी की थी। क्या बने हुए अभी भी दोनों स्टॉक्स में और अभी भी बड़ी पोजीशन है? अनुज जी, धन्यवाद आपका शो पर आमंत्रित करने के लिए। और आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं अपने बियर्ड के साथ, सो लेट मी कॉम्प्लीमेंट यू देयर। थैंक यू। तो कुछ रेलेवेंट रहने के लिए नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं, दैट्स इट। वो एज ऐसी आती है ना, एक एज के बाद आप कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं अपनी लाइफ के साथ। नहीं, ठीक है। अच्छा अनुज जी, तो बेसिकली HDFC बैंक और पेटीएम, आप जो आपने बोला, हमारा दोनों चहेते रहे हैं। HDFC बैंक एक्चुअली मैंने जैसे बोला था कि होपफुली जब चलेगा तब भी आप हमें पूछेंगे उसके बारे में, एंड दैट इज हाउ इट इज। और देख लिया हमने कि क्वालिटी ऑलवेज मैटर्स, इसीलिए यहाँ पे जैसे ही बैंक्स की क्वालिटी पे क्वेश्चन होने लगा, द वंस विच स्टूड आउट, जिनका फ्रेंचाइज था, वही दे स्टूड आउट, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक HDFC बैंक इज वेयर इट इज। उसका फ्रेंचाइज ऑलवेज हैज बीन अनक्वेश्चनेबल फ्रेंचाइज, और काफी स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज रहा है। और ग्रोइंग जैसे ही आई मीन मेजर जो रीजन था फॉर दैट बैंक नॉट टू डू वेल वाज ऑब्वियसली डिपॉजिट रेज वगैरह बराबर से नहीं हो रहे थे, एट अ वेरी हाई प्राइस दे वर बीइंग रेज्ड। और जैसे ही लिक्विडिटी इन्फ्यूजन चालू हो गया RBI की तरफ से, और CRR कट तो आपने देख ही लिया ये फ्राइडे को, तो इट्स ऑब्वियस कि अभी यहाँ से लेके हमें नहीं लगता कि HDFC बैंक में कोई प्रॉब्लम है। वैल्यूएशन भी काफी हद तक काफी रीजनेबल हो गए थे उनमें, और इसलिए एक जो क्वालिटी बैंक है, लीडर बैंक है, लीडिंग बैंक है, वो अच्छा ही करना चाहिए आगे चल के। एंड बैंकिंग सेक्टर पे तो कभी क्वेश्चन था ही नहीं, बट एनीवे दिस इज व्हाट वाज वेटेड फॉर, वो चालू हो गया। और पेटीएम पे जो आपने बोला, प्लेटफॉर्म कंपनीज, एक्चुअली नॉट ओनली पेटीएम, बाकी हमारी दूसरी भी प्लेटफॉर्म कंपनीज है जो डिफरेंट सेगमेंट्स में है। हमें वहां पे भी यही कंफर्ट था कि ग्लोबली ये प्लेटफॉर्म कंपनीज ही हैं जो डिसरप्टर्स होती हैं सेगमेंट्स में, और इसीलिए हमें ये यहाँ पे कंफर्ट था कि ये लोग भी यहाँ पे ही अच्छा करेंगे। और इंडिया में तो पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है, और जैसे हमने पेटीएम में पहले भी बोला था, रेगुलेटरी कंसर्न जब भी थे तभी हमें यही लगा था कि काफी मूविंग पार्ट्स है इस कंपनी में, जो वो कैश आउट कर सकते हैं, या और आपने देख ही लिया कि रेगुलर इंटरवल्स पे एक सेगमेंट बेच के देर कैशिंग आउट, और उनका कॉर्पस बढ़ ही जा रहा है। अभी 12,500 करोड़ का तो कैश हो गया उनकी बुक्स में। तो ये सब कंफर्ट हमें चाहिए था, और इसीलिए हमें ये पसंद है। और जैसे मैंने बोला, दूसरी प्लेटफॉर्म कंपनीज भी हमें काफी पसंद है यहाँ पे। दूसरी प्लेटफॉर्म कंपनियों में भी एक अच्छा खासा एक्शन, और पेटीएम तो ऑफ कोर्स कमाल कर ही रहा है। गुड मॉर्निंग दिनशॉप, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, ये जो पूरा प्ले इवन कैपिटल मार्केट रिलेटेड एंटिटीज़ में देखने को मिला है, आप मिसाल के तौर पर आज सुबह देखिए एंजल वन, मोतीलाल के शेयर, CDSL एक्सेट्रा, इन सब में बहुत तगड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। गिवन द बेस जिसमें रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, उसके बियॉन्ड ये अर्निंग्स में कितना कन्वर्ट होगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि अब मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल होगा, क्योंकि नॉर्मली अब तक सिर्फ एक तरफा तेजी देखने को मिली थी, तो पार्टिसिपेशन क्लियरली बढ़ रहा था। अब मार्केट ऐसे पड़ाव पर आ गया जहां पर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है,
लिमिटेड आइडियाज हैं जहां से पैसा बनेगा, ये इसके क्या इम्प्लीकेशंस रह सकते हैं इन स्टॉक्स पे गोइंग फॉरवर्ड? चलो जी, एक्चुअली हमें ये सेगमेंट बहुत ही पसंद था। मतलब मैं स्टॉक्स का नाम नहीं लूंगा, पर एक्चुअली जो सेगमेंट जो हमारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है या वेल्थ से रिलेटेड है, वो हमें पहले से ही बहुत पसंद था। बिकॉज हमें यही लग रहा था कि अभी तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी हमारे इन्वेस्टर की आई नहीं है, और वो आनी चाहिए आगे चल के, क्योंकि जैसे ही पर कैपिटा बढ़ते हैं वेल्थ इफेक्ट आता है और रिस्क टेकिंग ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें ये सब सेगमेंट बहुत पसंद है। और एक्चुअली आप हमारा एक फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है, आप उसमें देखेंगे तो नॉन लेंडर्स काफी हद तक हमारे पास हेवी वेट्स है वहां पे। मतलब काफी ज्यादा वेट नॉन लेंडर्स में ही है। और इसीलिए यही रीजन था कि एक तो पहले तो लेंडर्स में थोड़ा तनाव था, क्योंकि लिक्विडिटी कम थी सिस्टम में, तो और ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट कट नहीं हो रहे थे, तो इसलिए वहां पे तनाव दिख रहा था। इसलिए हमने नॉन लेंडर्स पे कंसंट्रेट किया। और नॉन लेंडर्स में मेनली आपके स्टॉक मार्केट रिलेटेड प्लेस हैं, नॉट ओनली जो ब्रोकर्स आपने बोले, पर ऑब्वियसली वहां पे एक्सचेंजेस आ जाते हैं, फिर आरटीएज आ जाते हैं, फिर डिपॉजिटरीज आ जाती हैं। सो काफी ऐसे सेगमेंट्स होते हैं विच कैन प्ले विद एएमसी कंपनीज होती हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ये सब प्ले है। और हमें लग रहा है आगे चल के यही है जो इंडिया को, मतलब नॉट इंडिया, पर जहां पे जैसे इंडिया का ग्रोथ आएगा, ये ज्यादा बेनिफिट करेंगी उनमें से। और ये हमने ग्लोबली भी देखा हुआ है, नॉट ओनली इंडिया की बात करें, कोई भी इकोनॉमी जहां पे आपने ग्रोथ देखी है, वहां पे ये सेगमेंट ऑलवेज हैज डन वेल। बिल्कुल। अच्छा निशो जी, आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे है गोदरेज कंज्यूमर, और एफएमसीजी पिछला क्वार्टर भी काफ़ी ख़राब रहा था, और इस बार इन्होंने अभी ऑलरेडी वार्न कर दिया है कि मिड क्वार्टर में आकर ही बोल दिया है कि ये क्वार्टर ख़राब रहेगा। तो क्या एफएमसीजी स्पेस में आगे भी प्रेशर रहेगा, और अगर ऐसा है तो क्या ओवरऑल मार्केट पर भी इसका कुछ इम्पैक्ट विजिबल होगा आगे जाते हुए? जी अनुज जी, एक्चुअली कंसर्निंग काफी है, क्योंकि ये जो एफएमसीजी स्पेस है, वही आपकी पहली जो होता है ना एंट्री होती है कंज्यूमर की, वो वहीं से होती है। पर उसलिए हमें ऐसे लग रहा है कि बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम चालू हुआ है नॉट बिकॉज ऑफ डिमांड शायद वीक ही होगा, मेट्रोज में तो काफी मतलब हद तक वीक था, पर हमें लग रहा है ज्यादा प्रेशर गिरा है बिकॉज ऑफ प्लेटफॉर्म कंपनीज। और ये जैसे हमने देखा था अभी, हम ही एनालिसिस कर रहे थे आज ही, सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट मिलता है वो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में ही मिलता है इन दीज प्लेटफॉर्म कंपनीज। तो हमें लग रहा है कि एक हिसाब से वहां पे थोड़ा प्रेशर आ रहा है एफएमसीजी प्लेस पे। इसलिए आपने देखा होगा गोदरेज कंज्यूमर का भी जो कमेंट्री था वो था कि जो ग्रोथ थी वो इतनी अच्छी नहीं रही, पर मार्जिन में ज्यादा प्रेशर गिरा है। तो इसलिए, और उन्होंने कमोडिटी एंड वेदर को ब्लेम किया है, लेकिन अब मुझे लग रहा है हद तक यहाँ तक ही है। लेकिन ऑब्वियसली एक आध क्वार्टर में थोड़ा प्रेशर रहेगा। ऑलरेडी हमने देखा है कि जो आरबीआई के साथ जो बैलेंसेस हैं गवर्नमेंट के, काफी हद तक डिप्लीट हो गए। मतलब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दैट इज ऑब्वियस कि गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर काफी जोरों का चालू हुआ है इस क्वार्टर में, जो लास्ट क्वार्टर में नहीं था बाय द वे। तो हमें लग रहा है कि एक ट्रिकल इफेक्ट आने में इस स्पेस में, कंज्यूमर स्पेस में, प्रॉब्ली एक आध क्वार्टर और निकल जाएगा आपको, तो आपको शायद अगला क्वार्टर भी इतना बढ़िया ना दिखे एफएमसीजी का। एंड फ्रैंकली आई मीन, आप देखिए वैल्यूएशन वैसे ही बहुत स्ट्रेच थे यहाँ पे, और अगर जो आपके मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ भी नहीं आने वाली है, तो ऑब्वियसली दे बिकम टोटली स्ट्रेच, क्योंकि आपका अगर जो अर्निंग्स कट होने वाले हैं तो वैल्यूएशन वैसे ही स्ट्रेच हो जाते हैं। इसलिए हमें कंफर्ट बिल्कुल नहीं था इस स्पेस में, और इसीलिए हमने आपको बोला था कि हम तो आईटी ज्यादा देख रहे हैं, एफएमसीजी तो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। क्योंकि आपने आईटी मेंशन किया है दिनशा जी, कितनी बेहतर ये अर्निंग्स साइकिल आती हुई दिखाई देगी? ऑफ कोर्स थर्ड क्वार्टर थोड़ा सा ओके रहता है, फिर फोर्थ में इंपॉर्टेंट रहता है कि आने वाले समय के लिए वो क्या गाइड करेंगे। क्या आपको लग रहा है वो कमेंट्री पूरी तरह से बदलने वाली है, या फिर थोड़ा सा कॉशन टोन कंपनियां रखना चाहेंगी? they'd rather be little conservative and over deliver? आप एफएमसीजी की बात कर रहे हैं हर्षदा जी? बिकॉज़ आई मिस्ड आउट द फर्स्ट पार्ट। क्योंकि आपने कहा आईटी में आप बुलिश हैं। आईटी नहीं जी, आईटी का तो हमें लग नहीं रहा कि, बिकॉज आप देखिए कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स जैसे जैसे आते गए, एक्चुअली हम जुलाई में ही काफी बुलिश हो गए थे आईटी में। आप और कमेंट्री वहां पे ही इंप्रूव हुई थी। जून क्वार्टर के बाद जो कमेंट्री आई
उनमें इम्प्रूवमेंट काफी देखा, सितंबर क्वार्टर में फर्दर इम्प्रूवमेंट देखा। तो हमें नहीं लगता कि आईटी में ज्यादा कंजर्वेटिव रहने की जरूरत है, मतलब कमेंट्री की। और आप देखेंगे कि दिसंबर के बाद शायद आपको एक तो आपको जो ग्रोथ रेट जो देती हैं जो कंपनी जैसे इन्फोसिस देती है, आपको फ्यूचर गाइडेंस देती है, वो काफी हद तक नैरो कर देंगे, शायद अब भी कर दें थोड़ा। पर हमें लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई प्रेशर आपको दिखेगा आईटी में, गिवन के यूएस में जो हो रहा है आज की तारीख में। सारी जो 7 मेजर, बाय द वे, जैसे S&P 500 है, इट्स मेनली ड्रिवन बाय द 7 कंपनीज, और सारी 7 कंपनीज आर कस्टमर्स फॉर आर सर्विसेज कंपनीज। तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे हमारी सर्विसेज कंपनीज तो बहुत ही बढ़िया करेंगी, तो हमें प्रॉब्लम नहीं दिख रहा आईटी में आज की तारीख। आईटी में प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है और क्लियरली आईटी में एक मोमेंटम आया भी है। यहाँ पर एक और स्पेस जहाँ पर काफ़ी बुलिशनेस रही है, काफ़ी आईपीओज भी आए हैं, वो है रिन्यूएबल्स, ग्रीन एनर्जी। यहाँ आपके पोर्टफोलियो में है क्या स्टॉक्स, दिनेश्वर जी? जी, ग्रीन एनर्जी हमारे पोर्टफोलियो में अनफॉर्चुनेटली शायद एक आधी स्टॉक होगा, और दूसरे हैं जो एस्पायर कर रहे हैं टुवर्ड्स गेटिंग इनटू क्लीन एनर्जी एज सच। तो हमें वहां पे यही लग रहा है कि एक्चुअली एक वैल्यूएशन का कंफर्ट बिल्कुल नहीं हमें जमता है यहाँ पे, इसलिए हमें नहीं लगता कि यहाँ से आपको ज्यादा ग्रोथ दिखेगी इस स्पेस में। ऑब्वियसली जो सारे आईपीओ आए हैं, आपने देख लिया है कि किस हिसाब से वैल्यूएशन वगैरह मतलब था ही नहीं उनमें, तो क्योंकि अर्निंग वगैरह कुछ थे नहीं, लेकिन इतना स्ट्रेस था कि हमें बिल्कुल कंफर्ट नहीं रहा यहाँ पे। इसलिए आई थिंक वी वुड रादर अवॉइड, वेट आउट कर लेंगे, देखेंगे आगे फ्यूचर में क्या होता है, एंड देन प्रॉब्ली टेक अ कॉल देयर। तो लेट्स सी वहाँ पर किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ उभर कर आती हैं। बैंक्स, ऑफ कोर्स हमने HDFC बैंक मेंशन ज़रूर किया, लेकिन एक CRR कट के बाद वो अगला रेट कट आने में थोड़ा सा समय लगेगा, यानी कि 2 महीने लग ही सकते हैं क्योंकि फरवरी पॉलिसी तक आएगा। लेकिन ये कितना CRR मार्जिन्स में प्ले आउट करता हुआ दिखाई देगा, किस तरह के बैंक्स को ज़्यादा फायदा इसका मिल सकता है निजी वर्सेस सरकारी में, कुछ अंदाज़ा लगाया है आप लोगों ने? कहाँ पर आप अपनी पोजीशन ज़्यादा थोड़ी अग्रेसिव करना चाहेंगे या फिर आप टॉप अप करेंगे अपने पोजीशंस को? जी, ऑलरेडी हर्षदा जी, वी वर फेयरली इन्वेस्टेड इन बैंक्स, और जैसे मैंने बोला कि हम बड़े कॉशियस थे यहाँ पे। जो PSU बैंक थे उसमें तो बिल्कुल हमारा एक्सपोजर नहीं था, शायद एक ही बैंक है हमारे पास, और वो भी सबसे लार्जेस्ट जो PSU है बैंक वही है हमारे पास। अदरवाइज हमारे कोई एक्सपोजर नहीं था अदर PSU बैंक्स में। प्राइवेट सेक्टर में भी काफी सिलेक्टिवली हमने एक्सपोजर लिया था, क्योंकि जैसे मैंने बोला शुरुआत में ही, जहां पे फ्रेंचाइज अच्छा था, जो क्वालिटी मेंटेन कर लिए, उसी बैंक्स को, जो एसेट क्वालिटी की बात कर रहा हूं मैं, उसी बैंक्स को हमने देखा था। और वो टाइम टेस्टेड हमारा मॉडल है पहले का, क्योंकि वी डोंट वांट टू टेक अ हिट। 2 वैल्यूएशन सस्ते होंगे, जैसे एक आध ऐसे बैंक है जहां पे प्राइवेट सेक्टर बैंक जो करीबन 1 टाइम बुक वैल्यू पे है, लेकिन आपने देखा लास्ट क्वार्टर में काफी हद तक उन्होंने एक राइट ऑफ लिया माइक्रो फाइनेंस के एरिया में, और इसलिए हमें बिल्कुल कंफर्ट नहीं है ऐसे बैंक्सों में। तो हम काफी सिलेक्टिव रहे हैं। और दूसरा जो आपने बोला है इन्फ्यूजन, जो CRR की वजह से लिक्विडिटी इन्फ्यूजन आएगा, 1,16,000 करोड़ के आसपास कुछ इन्फ्यूजन की बात हो रही है 2 कट्स में जो आने वाले, वो हमें लग रहा है कि एक जो मेजर उसमें इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि एटलीस्ट अभी जो लड़ाई चल रही है डिपॉजिट रेज करने के लिए, वहां पे एक लड़ाई वो थम जाएगी। जो हाइक जो आपने देखे थे डिपॉजिट्स के, वो नहीं मिलेंगे अभी आगे चल के। इसलिए एक कंफर्ट आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन में आ जाता है कि वहां पे एटलीस्ट प्रेशर डिपॉजिट की तरफ से नहीं रहेगा। इवन जब इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो लग रहा है फरवरी में ही होना चाहिए, अनाउंसमेंट होना चाहिए इंटरेस्ट रेट कट का, जब उनकी अगली मीटिंग होगी तो उसके बाद आप देखेंगे काफी हद तक निम इतने इम्पैक्ट नहीं होगा। सो यही कंफर्ट है। Obviously numbers वगैरह can keep varying on how many basis points it will impact or whatever, but this is the major thesis. चलिए दिनेश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ प्रकाश दीवान जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में उनकी क्या रणनीति होने वाली है। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मैं फ्रेश आइडियाज़ की बात करूं उससे पहले आपके एक ऑल टाइम फेवरेट आइडिया की बात करते हैं। आज फिर ऑल टाइम हाई लगाया डिक्सन टेक। अब यहाँ पर इस पूरी स्पेस में, स्पेशली जब से वो महाराष्ट्र का इलेक्शन का वर्डिक्ट आया, हमने काफ़ी शानदार मूव्स देखे हैं। अब क्या भी होगा?
गुड मॉर्निंग अनुज। सो डिक्सन में तो एक आज का मूव का कारण मुझे लगता है वो ये है कि एलजी ने जो अपने आईपीओ के वो ऐलान किया है इच्छा का, उसके हिसाब से क्या है कि ये जितने भी कंपनीज हैं जो डाउन स्ट्रीम काम कर रहे हैं इनके लिए वहां पे एक वो रहेगा, और दूसरा आउटसोर्सिंग धीरे धीरे स्केल का हो गया। पहले ये एक एक्सपेरिमेंट से शुरू हुआ, उसके बाद एक ग्रोथ वाले उसमें आया, अब वो स्केल स्टेडी स्केल आ गया। तो डिक्सन के साथ एम्बर के साथ जो एडवांटेज है वो ये है कि उतार चढ़ाव अगर क्वार्टरली बेसिस पे आता भी है, लेकिन अगले कुछ सालों में ये एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज बिल्ड करके दे रहे हैं जो आपको जनरली मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। सो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशनल पिक है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए महंगा लगेगा और थोड़ा सा सावधान भी रहना चाहिए क्योंकि वैल्यूएशन जिस हिसाब से कभी कभी करेक्शन भी इसमें डीप आ सकता है। तो आई वुड रिकमेंड कि रिटेल इन्वेस्टर इसको देखें, लेकिन हाँ जिनके पास है वो इसको इसको बनाए रखें अपनी पोर्टफोलियो में पोजीशन, और अपने निवेश अपने सलाहकार से बात करके समझ के ये देखें कि इसको ऐड करना है कि नहीं या कौन से लेवल पे ऐड। ओके, तो डिक्सन टेक एक ऑल टाइम फेवरेट और डिप्स पर खरीदने का एक मौका आपको अभी भी मिल रहा है। आज की जो बड़ी हेडलाइन है वो क्लियरली गोदरेज कंज्यूमर ने ही ग्रैब कर ली है। इसी पर हम पहले भी काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये पेन कितना और परसिस्ट करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आई एम जस्ट सरप्राइज। उन्होंने जो कहा तो कहा, लेकिन मिड क्वार्टर में इससे पहले कभी भी किसी भी एफएमसीजी कंपनी ने ऐसे बयान नहीं दिए हैं। तो मे बी द कंपनी इज प्रिपेयरिंग अस फॉर द वर्स्ट। कैन इट बिकम वर्स देन व्हाट देव ऑलरेडी मेंशन्ड? मुझे डर उस बात का है, शायद यही वजह है कि वो स्टॉक 10% नीचे है। प्रकाश, गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, मैं मानता हूं कि ये इस टाइप का बयान मार्केट के लिए सेक्टर के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो ही जाता है, क्योंकि उन्होंने दो चीज की बात की है। एक तो वॉल्यूम ग्रोथ फ्लैट होने की बात की है जो काफी समय से हो भी रही है। अगर आप बड़ी कंपनीज के आंकड़े देखें, एचयूएल के, नेस्ले के, एक हद तक ब्रिटानिया के भी, तो बहुत ज्यादा बदलाव वहां आया नहीं था क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखें। लेकिन ये समझ भी आ रहा है कि जो आरबीआई के जीडीपी के अनुमान के आंकड़े हैं अर्चिता, उसमें साफ जाहिर है कि हम 40-50 बेसिस पॉइंट कम ग्रो होने वाले हैं। तो अगर ग्रोथ नहीं है, फीकी है, तो नेचुरली ये कंजम्पशन को थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन जो सरकार ने नए कदम उठाना शुरू किया है, जो एक्सपेंशन कैपिटल एक्सपेंडिचर का शुरू किया है, वो कहीं ना कहीं जब पर्कुलेट होगा तो आपको वापस एक इसमें बदलाव आता हुआ दिखेगा। तो मुझे लगता है एक लास्ट कॉल लो लेवल पे बाइंग करने का आपको मिल जाएगा। आज थोड़ा सा एक्सीडेंट सा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये आउट ऑफ द ब्लू आया, कहीं अनुमान नहीं था और एकदम से ये न्यूज आ गई। बट रूरल कंजम्पशन साइड पे देखे थे, गोदरेज के स्टैंड अलोन बिजनेस में ठीक है, थोड़े बहुत साबुन बिकता है, तेल बिकता है, यहाँ पे वो आपके मस्किटो रेपेलेंट्स का बिजनेस है जहां उन्होंने मेंशन किया, लेकिन इट इज नॉट सो सिग्निफिकेंट कि सारा सेक्टर को आप उसी लपेटे में ले लें। और डाबर जैसे जो ज्यादा रूरल फोकस्ड है, इमामी, डाबर, मुझे नहीं लगता वहां पे कोई होगा। एक एक सिंपल सी चीज बताऊं, आप अदानी विल्मार एफएमसीजी में ही है। अगर पिछले साल का प्रॉफिट देखें तो मुझे याद है नेट प्रॉफिट करीब 150 करोड़ था, क्योंकि नरम गया था उनका सारा साल। ये 2 तिमाही में, 6 महीने में दे आर ऑलरेडी एट अबाउट 625 करोड़ ऑड प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। तो अगर इस टाइप का ग्रोथ कई कंपनी हासिल कर पाती है तो ऐसा नहीं है कि सारा सेक्टर ही वो मायूस हो जाएगा। सेगमेंटल है, थोड़ा सा सेगमेंटल अप्रोच रखना पड़ेगा। प्रोडक्ट लाइन समझिए, गोदरेज के तो कितने इंटरनेशनल बिजनेसेस या प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या उसको स्टॉक को इतना मार्क पड़ने की जरूरत है? आंसर इज प्रोबब्ली नो, बट वो ओवरडन हो जाता है। तो आई वुड बिलीव थोड़ा सा समय दीजिए इसको कंसोलिडेट होने के लिए, और फिर इंप्रूवमेंट जैसे जैसे आएगा। बट ये मौके रखते हैं जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं ना, गुड प्राइसेस एंड गुड न्यूज डजंट गो टुगेदर। तो अगर खबर सही नहीं है तो भाव सही होता है। सो ये इस टाइप की चीज को समझना थोड़ा जरूरी बन जाएगा। बिल्कुल, वो हम देख चुके हैं इवन एचडीएफसी बैंक के केस में भी कि आपको दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिलेंगी, या तो खबर अच्छी मिलेगी या आपके प्राइस उस हिसाब से मिलेगी। अच्छा, एंजल वन की आज हम सुबह से बात कर रहे हैं, 5% ऊपर। ये हो क्या रहा है इन स्टॉक्स में, और यहाँ पर अभी भी क्या मोमेंटम आपको लग रहा है कैरी करेगा? और अगर मिस कर दिया आपने इस स्पेस को तो क्या ये स्ट्रक्चरल तेजी में अभी भी पार्टिसिपेट किया जाए? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, जो ये जो चीजें है ना, जो एंजल का जैसे हुआ मूव की बात आपने की, इसमें एक सबसे बड़ा रिस्क मुझे लगता है कि बहुत कम डिफरेंशिएशन है इन सब प्रोडक्ट्स में। मतलब थोड़ा बहुत टेक में फर्क हो सकता है, एक कंज्यूमर की प्रेफरेंस ऐप पे होती है, बट
ऐसा है कि कभी ना कभी कोई और प्लेयर लेट्स से ग्रो है, अब ग्रो ने अगर कुछ नया निकाल दिया, एक ऐसा फीचर जो बहुत पॉपुलर हो गया कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट में, तो वो वहां पे शिफ्ट होने लगता है मार्केट। सो आई डोंट थिंक इसमें इतनी वैल्यूएशन आप दे सकते हैं कि इतना वो कर सकते हैं। हाँ, जो एबिटा लेवल 70-72% का ग्रोथ जहाँ पे है वो CDSL में है। कुछ हद तक अच्छे एबिटा नंबर्स आपको के फिनटेक और कैम्स में है। सो ये बिजनेस है देखिए। और मैं थोड़ा सा इससे हो जाऊंगा कि आप बीएससी का खुद का जो कारोबार है वो जिस हिसाब से एक्सपैंड किया, जबकि वो माना जाता था कि एनएससी बहुत काम कर रहा है, बीएससी में कुछ हो नहीं रहा, तो बीएससी को क्यों ग्रोथ आएगी, लेकिन बीएससी में भी ग्रोथ आई है। तो जिस टाइप के आईपीओज आ रहे हैं या क्वालिटी ऑफ आईपीओज इंप्रूव हो रहा है, मुझे लगता है कि ये मार्केट रहेगा, बहुत बड़ा बनता जाएगा धीरे धीरे। बट ब्रोकिंग में अनडिफरेंशिएटेड होने की वजह से इतने वैल्यूएशन सस्टेनेबल नहीं लग रहे। तो आई वुड नॉट बिलीव, मतलब अच्छा है, सब चला है। अगर आपको कॉम्बिनेशन लेना है तो आप जेएम फाइनेंशियल देखिए। जेएम फाइनेंशियल इस स्पेस में ब्रोकिंग साइड में भी, वेल्थ मैनेजमेंट में भी है और बाकी काम भी है, जो फंड बेस्ड एक्टिविटी भी उसकी है। सो कहीं ना कहीं एक बैलेंस सा रहता है और मुझे लगता है वो एसेट आपको अभी भी अंडर वैल्यूड मिल रहा है। ऑफ कोर्स बीच में तो थोड़ा और नीचे आ गया था, वापस से एक रिकवरी आई है, लेकिन इसको अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे इंटरप्रेट करें तो आपको यहाँ से काफी ऑप्शनैलिटीज हैं अनलॉकिंग ऑफ वैल्यू की। तो वो आपको थोड़ा सा वो रह सकता है, डिवर्सिफाइड है, इसकी वजह से आपको सेफ रह सकता है। ज्वेलरी कंपनियों पर आपकी क्या राय रहेगी, और स्पेशली ये कल्याण ज्वेलर्स, पीएन गाडगिल पर मोतीलाल की एक रिपोर्ट आई, उन्होंने इनिशिएट की है कवरेज और 24% के अपसाइड की बात करते हैं। क्लियरली उनका मानना है कि यहाँ पर रिटेल प्रेजेंस बढ़ रही है और ये वो ब्रांड्स है जिससे एक आम आदमी का कनेक्ट अच्छा खासा बना हुआ है और वही ड्राइव करेगा शायद इनके पेनिट्रेशन को। लेकिन क्या आप इस समय प्रेफर करेंगे कुछ पोजीशन रखना? अच्छा, ये देखिए, ये स्पेस तो बहुत इंटरेस्टिंग है और जहां हम बेसिक स्टेपल्स की बिक्री के आंकड़े घटते हुए देख रहे हैं, वहां पे आप ज्वेलरी का देखिए कारोबार जो है वो दिन बर दिन मजबूत होते जा रहा है। और एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये सारी लिस्टेड कंपनीज में आपको क्यों दिख रहा है? अनलिस्टेड कंपनीज बहुत है, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो छोटे हैं, अनलिस्टेड हैं, रीजनल है। अब ये क्या हो गया है कि इस स्पेस में आप एक पिछले 2 साल का अगर डेटा देखेंगे तो जो नए एंट्रेंट्स हैं इस स्पेस में वो दे आर डबल ऑफ व्हाट वर अर्लियर देयर। तो इतने सारी छोटी छोटी कंपनीज इसके अंदर आ चुकी है और अच्छा काम कर रही है। और ये कारण इसका क्या है कि जो एसेट परचेजेस ज्वेलरी की साइड में है वो ना सिर्फ वेडिंग सीजन से लिंक्ड है, लेकिन एक लेगेसी उसके लिए भी फैमिलीज में एक्विजिशन हो रहे हैं, बाइंग हो रही है। और मैं आपको बता सकता हूँ, धनतेरस के दिन हम लोग पहले गाड़ियों की बिक्री के आंकड़ों की डिस्कशन करते थे। एक छोटा सा ज्वेलर, गुजरात का रीजनल प्लेयर जो सिर्फ एक आध शहर में ही है, उनका 17-18 करोड़ का एक दिन में सेल की बात सुनी मैंने। सो ये इस टाइप की जब चीजें होने लगती हैं तो रीजनलाइजेशन ऑफ द सेगमेंट इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग। उसमें डिजाइन, प्रेफरेंसेस, प्राइस पॉइंट सब रीजनली डिफाइन होता है। सो आई एम नॉट सरप्राइज, इस स्पेस में इनफैक्ट हमने कुछ काम किया है और मुझे लग रहा है कि जो कंपनीज बड़ी है वो तो ग्रो हो ही रही है, लेकिन जो छोटे प्लेयर्स हैं वहां पे बहुत गुंजाइश है एक री रेटिंग की, एक समझने की। लेकिन अभी थोड़ा समय है, हम लोग का भी काम चल रहा है, अभी तक कोई इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। बट आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन दैट स्पेस। तो जल्द ही आपसे शेयर भी कर पाऊंगा एक बार कुछ रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी तो। बट दिस सेगमेंट इज डेफिनेटली फार मोर प्रॉमिसिंग जो हमने सोचा था उससे, क्योंकि जो पुराने थंगमिल, टीबीजेड, ये वो सब जो आए थे, वो उसके बाद एक नया दौर शुरू हुआ है जहाँ नए प्लेयर्स आए हैं, थोड़े अग्रेसिव हैं और सेगमेंटली स्ट्रांग है। ये वही कंपनी तो नहीं जिसने अपने सारे एम्प्लॉइज को एक कार गिफ्ट की थी दिवाली पे? नहीं, वो सूरत की है अनुज। अच्छा, नहीं, ये मैं जो कह रहा हूँ अभी लिस्टेड नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर। चलिए ठीक है प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। मीनवाइल मार्केट में लोअर लेवल से फिर थोड़ी रिकवरी आई, मिड कैप इंडेक्स अभी भी डे हाई पर, बैंक निफ्टी वापस ग्रीन में आया। हर्षदा और मैं अब आपसे इजाज़त लेंगे और इस ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन कंचन और आशीष जुड़ेंगे आपके साथ।